कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। बांग्लादेश में इसी तरह से खालिदा जिया ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद किस तरह से वहां सत्ता पर फिर से दोबारा मुजीबुर रहमान की बेटी आई, वो पूरी कहानी बताऊंगा। शेख हसीना, क्या भारत के विपक्षी दलों को शेख हसीना मॉडल अपनाने की जरूरत है? और क्या पूरी तरह से सत्ता पक्ष जो है वो अपना नियंत्रण जमा चुका है? और क्या जो उपराष्ट्रपति है धनखड़ साहब, जो किसान कम्युनिटी से हैं, उनका मिमिक्री उड़ाना क्या सही था? अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस, तेजस्वी यादव, लालू यादव को ईडी का नोटिस। अब विपक्ष क्या करेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, संसद में लगातार बवाल कट रहा है। विपक्ष के लगभग 143 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं एक बड़ा कानून जो है वो भी संसद से पास हुआ है। सीआरपीसी के तीनों जो नियम कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, उसमें बड़ा बदलाव कर रही है सरकार। ये बिल भी पास हो गया है, अब सिर्फ राज्यसभा में पास होना है। लेकिन सवाल है कि क्या संसद का बायकॉट का क्या होगा? अब तक 143 सांसदों को निकाल दिया गया, ये क्या सही है? डेमोक्रेसी में आप बगैर विपक्ष के कैसे राजनीति कर सकते हैं? लेकिन सोचिए, बीजेपी किस तरह से जाति का कार्ड खेल रही है और यही विपक्षी मात खा जाते हैं। ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी को क्या जरूरत थी मिमिक्री करने की? और मिमिक्री भी करना था तो किसी सवर्ण नेता का कर लेते, किसी ब्राह्मण अपने ही समाज जाति वाले नेता का कर लेते। धनखड़ को ही क्यों चुना? बीजेपी यही गेम खेल गई है। बीजेपी ने इसको जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा बना दिया है। ये बात सच है कि वो धनखड़ साहब जो हैं वो किसान समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। इसी तरह से इस देश में लालू यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का मजाक बनाया जाता रहा और इन लोगों को करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर आप किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी किसान को इस तरह से ह्यूमिलिएट करेंगे तो वो अब नहीं चलेगा। अभी इसी सत्र में दो बार, एक बार एक तिवारी जी जो सांसद हैं उसको धनखड़ साहब ने हड़काया। तिवारी जी जो बोल रहे थे, उसके बाद धनखड़ साहब ने हड़काया। वो कह रहे थे कि पढ़ा लिखा जजमान भगवान समान, अनपढ़ जजमान भगवान समान और पढ़ा लिखा जजमान। धनखड़ साहब ने कहा कि तिवारी जी, पानी बहुत बह गया है, ये सब जातीय अब टीका टिप्पणी बंद कीजिए। उसके बाद कांग्रेस के ही राजीव शुक्ला ने धनखड़ साहब को कहा कि आप मलाई खा रहे हैं सोशल जस्टिस का, ये ठीक नहीं है। इस देश में क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को है? पार्टी कोई भी हो, ये नहीं चलेगा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी, धनखड़ साहब चूंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन सत्ता के मद में चूर और विपक्षी सांसदों को बर्खास्त करना भी सही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप बीजेपी से, आप नरेंद्र मोदी से दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर हमला करके नहीं जीत सकते हैं। अगर आपको बीजेपी से जीतना है तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को एकजुट करना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे। ये गांठ बांध लीजिए। और ये तमाम विपक्षी दलों के सवर्ण नेताओं को नहीं समझ में आता, या फिर सवर्ण नेता स्लीपर सेल है आरएसएस बीजेपी के। मैं लालू यादव का एक भाषण सुन रहा था अविश्वास प्रस्ताव के समय, जब वाजपेयी की 13 महीने वाली सरकार चल रही थी। उस समय लालू यादव ने कहा कि जब जनता दल टूटा था इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने, जॉर्ज फर्नांडिस और लालू यादव, नीतीश कुमार ने कहा था कि दो मेंबरशिप नहीं चलेगी, एक जनता दल में और एक आरएसएस में। तो ये बात साफ है कि इस देश के किसी भी पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं वो आरएसएस के स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। वो चाहते हैं कि सत्ता किसी भी तरह से बीजेपी के साथ ही बना रहे। तो ये समझना पड़ेगा। और आप दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर हमला करके आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। वही कांग्रेस अपने सबसे बुरे वक्त में दलितों का इस्तेमाल करती है। सोचिए, अभी 10 दिन पहले कांग्रेस की क्या रूपरेखा थी। अखिलेश बखिलेश कहा जा रहा था। खड़गे साहब को साइड कर दिया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अपने हिसाब से चुनाव लड़ी कांग्रेस। और मान लीजिए अगर कांग्रेस जीत जाती तो खड़गे साहब का क्या होता, इंडिया गठबंधन का क्या होता। इसी तरह से जब कांग्रेस बुरे वक्त में थी तो बाबू जगजीवन राम को आगे किया गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो उनको बाहर धकेल दिया गया।
उनकी तस्वीरें छाप दी गई, उनके बेटे के साथ फ्रॉड तस्वीरें, और वो उप प्रधानमंत्री बन पाए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उसी तरह से खड़गे साहब का फिर से अब इस्तेमाल होगा। चलिए देर सवेर ही सही, लेकिन ये बात तय है कि आप किसी किसान, अब दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं का मजाक उड़ाएंगे तो बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि बहुजन समाज जाग गया है। राजनीति अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है। आप जातिगत अपराध नहीं कर सकते हैं। जाति के नाम पर आप लोग 2000 साल से मजाक उड़ाते रहे हैं, शोषण करते रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, अगर आप जाति के हिसाब से अब भी इसी तरह का मिमिक्री करेंगे तो महंगा पड़ेगा आपको। और यही बात आप इस देश के तमाम मनुवादियों को समझ लेना चाहिए कि आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों पर अब अत्याचार नहीं कर सकते हैं। और सोचिए, राहुल गांधी ने मीडिया पर आज कस के हमला किया, कहा कि आप लोग कभी खबर दिखा लो। सोचिए, 60 साल तक मीडिया कांग्रेस कांग्रेस करती थी, 10 साल में कांग्रेस की हवा निकल गई। बहुजन समाज के नेता 75 सालों से मीडिया का इग्नोरेंस झेल रहे हैं। मैं आज़ादी के बाद की बात कह रहा हूं। ज्योतिबा फुले के साथ तिलक की मीडिया ने क्या किया था, बाबा साहब के साथ मीडिया ने क्या किया। इसलिए बाबा साहब तब कांग्रेसी मीडिया कहते थे, जिसको आप आज लोग मोदी मीडिया कह रहे हैं, तब वो कांग्रेस। सो आज भी मीडिया या तो कांग्रेस के साथ है या खिलाफ है, बीजेपी के साथ है या खिलाफ है। बहुजनों के साथ आज भी मीडिया नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है। खबर ताजा आ रही कि ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी याद किया है। तो अब तो साफ है कि अगर किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को कोई ईडी वाला याद करता है तो उसको समाज बुरे तौर से नहीं लेता। और आज जमकर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में बीजेपी वालों पर हमला बोला, जमकर हमला बोला। मैं फिर कह रहा हूं, ओवैसी या मायावती और वो तमाम दल, रीजनल पार्टियां जो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो बी टीम नहीं है। इस देश में कांग्रेस असली बीजेपी की बी टीम है। वो चाहती है कि या तो सत्ता में हम रहें या बीजेपी रहे। सबसे ज्यादा किस पार्टी के लोग बीजेपी में गए हैं? सबसे ज्यादा ये आचार्य प्रमोद कृष्णन दिन रात बीजेपी का गुणगान कौन करता है? मैं फिर कह रहा हूं, 10 साल में कितने दलित पिछड़े ने ओबीसी का, बीजेपी का दामन थामा है? जो लोग पहले से बीजेपी में थे वही थे। क्या सपा से कोई गया? बीएसपी से कोई गया? आरजेडी से गया? जेडीयू से गया? कांग्रेस से कितना गया? तो कौन है बी टीम? आप कांग्रेस जिता लीजिए, बीजेपी जिता लीजिए, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और ये बात ओवैसी ने भी संसद में कहा है, तौकीर रजा ने भी कहा है। जिस दिन मुस्लिम समाज ने इनका साथ छोड़ दिया कांग्रेस का, ये औंधे मुंह गिर जाएंगे, क्योंकि सवर्ण इनको वोट देता नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी इनको वोट देगा नहीं। क्यों देगा वोट भाई? 5 साल मेहनत करे अरुण यादव मध्य प्रदेश में, चुनाव जीत जाए तो मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दीजिएगा। अब जब कमलनाथ चुनाव हार गया तो दलित पिछड़ा आपको याद आ रहा है। ये सवाल है कांग्रेस का। और ये तस्वीरें देखिए, सैकड़ों पुलिसकर्मी, कई लेयर की बैरिकेडिंग सिर्फ इसलिए लगाए ताकि युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता संसद कूच से रोका जा सके। श्रीनिवास जो हैं वो लगातार युवा नेता हैं और धरना प्रदर्शन करें। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और तौकीर रजा ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस के समय में और सबसे बुरे हालात थे देश में, और मुस्लिम युवाओं को मार दिया जाता था। किस तरह से मुस्लिम युवाओं के साथ बदसलूकी होती थी, उनको टाडा, पोटा, न जाने कैसे कैसे कानून लाकर जेलों में सराया जाता था। तो ये सब तमाम सवाल हैं। इस देश में जो सवर्ण नेता हैं वो बीजेपी को, किसी भी पार्टी में हो, उनकी कोशिश है कि वो जीते। एक और बड़ी खबर है, यूपी में चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लग गया और 800 ईवीएम वहां से निकले हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो आग कैसे लग गया। अब उस पर भी डिटेल से बताऊंगा। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में मीडिया अभी से भी सपा बसपा को लड़ाने में जुट गई। ये बात झूठ है। अखिलेश यादव ने बीएसपी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया मनगढ़ंत रूप से लड़ा रही है। इसी तरह से कभी वाजपेयी ने कहा था कि हमारे जूते में 2 कांटे हैं, एक मान्यवर कांसीराम साहब और एक मान्यवर मुलायम सिंह यादव, और दोनों को निकाल के फेंक दिया। तो मीडिया हमेशा लड़ाने की कोशिश करते हैं, उन सब बातों पर नहीं जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन तब तक जीत नहीं सकता है जब तक सवर्णों को वो टिकट दे। जिस तरह से बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है और वो टिकट दलित, पिछड़े, आदिवासियों को देती है, वही मामला इंडिया गठबंधन को अपनाना पड़ेगा और उसको दलित, पिछड़े, आदिवासियों को टिकट देना पड़ेगा, खूब टिकट देना पड़ेगा सवर्णों के बदले। और जब तक ये फार्मूला वो नहीं अपनाते हैं,
तब तक इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं जीतेगा। साथ ही ईवीएम को खत्म करने का वादा करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर में रिजर्वेशन का वादा करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का वादा करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनियां जो सरकारी हुई है उसका सरकारीकरण करना पड़ेगा, बैकलॉग भरना पड़ेगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की बात करनी पड़ेगी जो इस देश की 90% आबादी है, किसानों की एमएसपी की बात करनी पड़ेगी। अगर ये तमाम मुद्दे हैं तो वो चुनाव जीत सकते हैं। अब बताता हूं हसीना, शेख हसीना मॉडल। बांग्लादेश में जो जैसे जातिवाद तो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में अंदर तक घुसा हुआ है। पाकिस्तान के जितने जो एलीट क्लास के जो मुसलमान थे ना, वो बंगाली मुसलमानों को कमतर समझते थे और वो सत्ता नहीं चलाने देते थे। उसके बाद बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उसके बाद भी खालिदा जिया वहां सत्ता में कब्जा करके बैठ गए। इसी तरह से बेईमानी से उन्होंने चुनाव जीत लिया। और सोचिए कि उसके बाद मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई, उनके दोनों बच्चे विदेश पर रहे थे इसलिए बैठ गए। लेकिन बाद में शेख हसीना चुनाव जरूर हार गई और खालिदा जिया की सरकार ने तमाम संसाधनों पर कब्जा किया। इसी तरह से संसद में कानून बनने लगे। उसके बाद तमाम सांसदों ने, शेख हसीना के तमाम सांसदों ने इस्तीफा दे दिया और वो सड़कों पर संघर्ष करते रहे और अगला चुनाव वो जीत गई। तो क्या विपक्ष तैयार है सड़कों पर संघर्ष करने के लिए? कांग्रेस की बूते की बात तो नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को ही करना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन में बीएसपी, चंद्रशेखर, ओवैसी, बीआरएस और उसके बाद आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल जैसे तमाम नेताओं को लेना पड़ेगा जिनके पास जनाधार है। कांग्रेस के पास क्या जनाधार है? सवर्ण वोट नहीं करता है, रहा सहा मुस्लिम समाज के लोग वो भी हट रहे हैं धीरे धीरे। तो जिस पार्टी के पास कोई आधार नहीं है, वोट नहीं है, वो कैसे किसी गठबंधन को लीड कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। उनके पास सिर्फ खड़गे साहब हैं और उनके चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं। सवाल है कि क्या खड़गे को आगे करेंगे कांग्रेसी? मुझे तो इसमें भी शक है, लेकिन देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आज जो 142-43 सांसद सस्पेंड है, सबसे पहले राजीव गांधी ने सांसदों को सस्पेंड करने की परंपरा शुरू की थी, 68। आज जो ईवीएम है वो कांग्रेस लेकर आई थी। पहले इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जाति देखकर छापेमारी करती थी, अब मोदी जी के राज में पार्टी देखकर छापेमारी कर रही है। तो इंडिया गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी की पार्टियां सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके सब एकजुट हो जाएं तो किसी बीजेपी कांग्रेस की जरूरत नहीं है। चाहे ओवैसी हो, मायावती जी, ये सब एकजुट हो जाए तो किसी भी कांग्रेस बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कांग्रेस बीजेपी पैसी वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी तो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी है। तो आप लोग बताइए कि बीजेपी की असली बी टीम कौन है? ओवैसी, मायावती या कांग्रेस? किसके नेता सबसे ज्यादा बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी में करते हैं? और क्या इस देश के सवर्ण नेता जानबूझकर विपक्षी एकता को डिरेल करते हैं? क्या अब यह देश किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का अपमान सहने अब बर्दाश्त नहीं करेगा? धनखड़ साहब के अपमान पर माफी मांगनी चाहिए बैनर्जी को, और नहीं तो बैनर्जी को अपने ही नेता का मिमिक्री करना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।